अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी में इन दो मेथड्स के दरमियान बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, जिनमें एक मेथड है पॉइंट मेथड, दूसरा मेथड जिसे हम आर्क या मिड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अक्सर ये डिफरेंस ही नहीं समझ में आ पाता कि इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, देन विच मेथड इज़ मोर रिलायबल, दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा रिलायबल है, और थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये कि हमने किस मेथड को यूज़ करना है। आर्क फार्मूले से इलास्टिसिटी कब मेजर करनी है, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला हमने कब अप्लाई करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन वन इकोनॉमिक वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अनदर। यानी अगर हम देखना चाहते हैं, हम मेजर करना चाहते हैं कि किसी भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल के चेंज होने से, किसी भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो हम उसके चेंज को मेजर कर रहे होते हैं थ्रू इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में ले लें, यानी हम देखना चाहते हैं कि अगर प्राइस के चेंज होने से हम डिमांड का चेंज मेजर करना चाहते हैं, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते हैं कि अगर प्राइस चेंज हो तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो वो हम मेजर कर रहे होते हैं थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि इलास्टिसिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर कर रहे होते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कुछ इस तरह आ जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। लेट्स सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं कि अगर प्राइस 5% से इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगी। क्या डिमांड 5% से डिक्रीज हो जाएगी, क्या डिमांड लेस देन 5% से डिक्रीज होगी, या मोर देन 5% से डिक्रीज होगी। तो ये जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है डिमांड की प्राइस के रिस्पेक्ट से, ये हम चेक कर रहे होते हैं इस फॉर्मूले से। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है परसेंटेज का फॉर्मूला, इस परसेंटेज के फॉर्मूले में हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है, जिनमें एक हमारे पास पॉइंट मेथड आ जाता है परसेंटेज मेथड के अंदर, और दूसरा जिसे हम आर्क और मिड पॉइंट मेथड कहते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ करती हूँ परसेंटेज का, जो कि पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, और जो कि नॉर्मली हम परसेंटेज में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देखें पॉइंट मेथड का, तो कुछ इस तरह का है कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, हम डिमांड की परसेंटेज चेंज फाइंड करना चाहते हैं कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, तो इसका एक इजी फॉर्मूला है जो कि हम नॉर्मली परसेंटेज फाइंड करते हुए हमेशा यूज़ करते हैं, और वो ये होता है कि हम न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन हमें क्योंकि परसेंटेज चेंज चाहिए, तो हम इसको परसेंटेज चेंज में लाने के लिए डिवाइड कर देते हैं किससे, ओल्ड वैल्यू से, या फिर जैसे आप ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो अगर हम डिमांड का चेंज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी किसकी, क्वांटिटी डिमांड की, देन हम माइनस करेंगे इस न्यू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांड को ओल्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांड से, और देन अगेन वी डिवाइड इट बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू भी आ जाएगी। सी, तो फॉर्मूला जो है वो आपका बिल्कुल सेम है, न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस
माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ प्राइस, ये हमारे पास चेंज आ गया, देन डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ प्राइस एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं और फिर हम उस एग्जाम्पल के थ्रू ही ये बात समझेंगे कि इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले ली कि सपोज़ ये हमारे पास डिमांड कर्व है और हमसे बोला जा रहा है कि इनिशियली वी वर एट पॉइंट ए, जहाँ पे प्राइस थी हमारी 4 एंड डिमांड थी हमारी 200 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे कंज्यूमर्स, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स ने प्राइसेस को डिक्रीज़ किया, 4 से 2 कर दिया, जिसकी वजह से हम आ गए पॉइंट बी पर और लोअर प्राइस पर कंज्यूमर्स ने अपनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा के 200 से 400 कर दी। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये जो आप पॉइंट ए टू बी पे आए हैं, आप इसकी ज़रा इलास्टिसिटी फाइंड करके बताएं कि इसकी इलास्टिसिटी क्या आ रही है, कितनी % चेंज आया है प्राइस के चेंज होने से, क्वांटिटी डिमांड में कितना % चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाटा बनाना है, ठीक है ना, विल मेक अ डाटा। और डाटा बनाने से क्या होता है कि हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। डाटा से मतलब ये है कि हम इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़ यहाँ पे अपने पास लिख लें पहले से ही, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आसान हो जाए। तो इनिशियल प्राइस थी हमारे पास 4 एंड फाइनल प्राइस थी हमारे पास 2। इनिशियल क्वांटिटी वही थी जो पॉइंट ए पे थी हमारे पास 200 और फाइनल क्वांटिटी 400। अब हमें आपने फॉर्मूला हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए हमने उसी फॉर्मूले में सिंपल पुट कर लिया। हमारे पास था कि हमने क्या करना है कि न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस करनी है, तो हमने यही किया 400 माइनस 200 और फिर हमने डिवाइड कर दिया इसको ओल्ड वैल्यू से, ठीक है। इसी तरह हमने प्राइस में करा, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिंपल इनके जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उनको पुट करना है। हमारे पास न्यूमरेटर में है % चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि हम पुट कर देंगे 100%। डिनोमिनेटर में है आपका -50%, तो % से % साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 2, विच इज़ बेसिकली -2, बट हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में भी ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये 2 आपको बता रहा है कि भाई जब भी 1% से प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड आपकी 2% से डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये एक साइड की एक स्टोरी है। अब देखिए इस ग्राफ में हमने जो डायरेक्शन ली थी वो ली थी पॉइंट ए टू बी। हमने बोला था इनिशियल पॉइंट हमारा ए था और फिर प्राइस डिक्रीज हुई, हम बी पॉइंट पे आ गए। बट सपोज कि हम डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी हम ये बोलें कि भाई पहले हम पॉइंट बी पे थे, यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, यानी इनिशियली हम कह रहे हैं कि प्राइस 2 थी और कंज्यूमर डिमांड कर रहे थे 400 यूनिट्स की, और फिर क्या हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होके हो गई 200, यानी हम बेसिकली बी टू ए आ रहे हैं, ठीक है। तो ए हमारा अब क्या हो गया है, फाइनल पॉइंट हो गया है। ये काम हमने क्यों किया है, हमने डायरेक्शन क्यों चेंज करी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या डायरेक्शन चेंज करने से कोई भी फर्क पड़ रहा है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खाली आप ए टू बी जाएं या बी टू ए जाएं, आपका % चेंज, आपका जो इलास्टिसिटी का आंसर है वो तो सेम रहना चाहिए ना। खाली डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये एक और तरीके से करके देखते हैं कि अगर हम इसको सेम इन्हीं वैल्यूज़ को लेते हैं, हमने वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं लेकर आए, हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी। हम बोल रहे हैं कि अब हमें पॉइंट बी टू ए की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो ऑफ कोर्स अब जो हमारा डाटा बन जाएगा वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो हैं जो हम पॉइंट बी पर देख रहे हैं। तो इनिशियल प्राइस अब हमारी 2 हो गई है और इनिशियल डिमांड हमारी हो गई है 400। फाइनल प्राइस है हमारी, जो कि जिस पॉइंट पे हम आए हैं फाइनल, वो है 4। तो प्राइस इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई है। अगेन हमने सेम वही फॉर्मूला यूज़ करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर निकालना है। तो देखिए हमने सेम वही फॉर्मूला यूज़ करा, बिल्कुल इसी तरह हमने
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए किया Q2 माइनस Q1 200 माइनस 400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने प्राइस का चेंज निकाला और अब हमारे पास जो भी आंसर आया हम उसको यहाँ पे पुट करके, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में अगेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेना है और विद रिस्पेक्ट टू हमने उसका चेंज देखना है प्राइस। परसेंटेज से परसेंटेज साइन आपका कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर आ गया 0.5। ठीक है, अब आप देखें कि कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के आंसर्स में। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से बाकी सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से आपका पूरा का पूरा आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पॉइंट मेथड इज़ नॉट रिलायबल व्हेन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। अगेन इस बात को समझें कि जब हमारे पास लार्ज चेंजेस आ रही होती हैं प्राइसेस के अंदर, तो अगर हम उस लार्ज चेंज को, जो उसका परसेंटेज चेंज है, वो हम पॉइंट मेथड से निकालते हैं तो हमारे आंसर में डायरेक्शन चेंज करने से बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। और इसी वजह से ये कंसिडर किया गया कि ये रिलायबल मेथड नहीं है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और ये ड्रास्टिक चेंज आ क्यों रहा है, आपने ये बात नोट करी ये सॉल्व करते हुए कि ये ड्रास्टिक चेंज आया क्यों। जब वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं तो फिर ये चेंज आ क्यों रहा है, ये चेंज आ रहा है इस डिनोमिनेटर की वजह से। आप देखें डिनोमिनेटर जिसको हम बेस बना रहे हैं, वो बेस डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रही है, कंप्लीट चेंज हो रही है। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ साइन का चेंज आ जाएगा। 400 माइनस 200 भी 200 ही आएगा और 200 माइनस 400 भी माइनस 200 आएगा, बट आंसर सेम रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर आपका दोनों में क्या हो रहा है, कंप्लीट चेंज हो रहा है, जो कि इस आंसर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब ये देखा गया कि क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये एक रिलायबल कंसिडर नहीं किया जा रहा, तो अब इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि भाई उन्होंने बोला कि हम इस बेस का कुछ कर देते हैं ताकि डायरेक्शन चेंज करने से हमारे आंसर में चेंज ना आए। तो उन्होंने क्या किया कि एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसे नाम दिया गया आर्क और मिड पॉइंट मेथड। आर्क और मिड पॉइंट मेथड और पॉइंट मेथड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो पॉइंट मेथड में हमने जो बेस बनाया था वो ओल्ड वैल्यू को बनाया था, ओरिजिनल वैल्यू को बनाया था। लेकिन यहाँ पर जब हम बेस देखेंगे तो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू आपकी डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे जो बेस बनाया जाएगा वो ओरिजिनल वैल्यू को नहीं बनाया जाएगा बल्कि एवरेज ऑफ क्वांटिटीज़ को हम बेस बनाएंगे। और क्योंकि एवरेज कभी भी चेंज नहीं होगा, आप भले डायरेक्शन चेंज कर दें बट एवरेज हमेशा सेम रहेगा, तो इसी वजह से कि इस फॉर्मूले से जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्शन चेंज करने से कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है वो मिड पॉइंट मेथड और आर्क मेथड में हमारा क्या डिफरेंस है। ये पहला डिफरेंस है जो कि हमें फॉर्मूले में नज़र आ जाता है और इसकी वजह से हम डायरेक्शन कुछ भी कर लें हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अब जो हमने ऊपर एग्जांपल यूज़ करी है, जो हमने A to B और B to A का जो डाटा बनाया है, उसके थ्रू जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो चाहे आप A to B फाइंड करें आर्क इलास्टिसिटी या B to A फाइंड करें, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको करा दूँगी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि विच मेथड इज़ मोर रिलायबल, तो ये करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क मेथड को ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्शन को चेंज करने से आंसर में चेंज नहीं लेकर आता। थर्ड हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि अब अगर हमें मिड पॉइंट मेथड पता चल गया तो क्या अब हमें कैसे पता चलेगा जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा कि हमने पॉइंट मेथड से उसको सॉल्व करना है या आर्क मेथड से सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तो व्हेन टू यूज़ आर्क और पॉइंट फार्मूला इन न्यूमेरिकल। अक्सर क्या होता है कि आपसे टेस्ट किया जाता है, आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने
पॉइंट मेथड से सॉल्व करना है या फिर आर्क मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि पॉइंट मेथड इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है, लेट्स सपोज वो आपको दे रहा है कि इनिशियली प्राइस थी आपकी 1 और देन प्राइस डिक्रीज होके हो गई आपकी 0.9। अब ये जो चेंज है ये बहुत ही स्मॉल है, यानी 0.1 का चेंज आ रहा है। और जब आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो आपको ग्राफ पे ये 2 पॉइंट्स बहुत ही क्लोज दिखेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके आंसर में डायरेक्शन को चेंज करने से भी इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, लाइक हमने अपने केस में देखा कि प्राइस 2 से इंक्रीज़ होके 4 हो गई या 4 से डिक्रीज़ होके 2 हो गई, तो इतने सिग्निफिकेंट चेंज जब आ रहा होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आर्क फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको कन्फ्यूजन थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।